वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। आप लोगों ने साल भर में एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो आइए आप हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है और आसानी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे कंटेंट को वॉच करें। जो भी डाउट्स आपको जनरेट होते हैं, जो भी डाउट्स आपके हैं, उसको हमको कमेंट करिए। हम उनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। हम बोर्ड एग्जाम्स में आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे उनको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हम पार्ट 1 से आज कर रहे हैं। आज हम इस पार्ट 1 में सैम्पल पेपर का पहला सेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको बहुत आसानी से समझेंगे। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। हमारे क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारे 5 सेक्शंस होंगे, ए, बी, सी, डी एंड ई। ए जो होगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये 2 हिस्सों में बटा होगा। एमसीक्यू होंगे 12 और 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। मार्क्स आपके, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 5 आपके सेक्शन होंगे। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा, सेक्शन डी केस बेस 4 मार्क्स के और ये 5 मार्क्स के। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 16, जिसमें 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन। टोटल आपके 16 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स से सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। 12, 5, 17 और 16 33 क्वेश्चंस ओवरऑल आपके होंगे, जिसमें ओवरऑल चॉइस तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन वाइज आपको चॉइस मिलेगा। सेक्शन बी के आपके 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा। सेक्शन बी में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में ओवरऑल चॉइस में। सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा और सेक्शन ई के पांचों क्वेश्चन में आपके पास चॉइसेस रहेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे कि आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप ऑप्शंस में से कोई एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच की वैल्यू, कोई पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक वैल्यू, जो कि आपको आंसर शीट में आंसर लिखते समय आपको यूज होने हैं, उसको भी आपको क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड किया जाएगा, जो बहुत अलग टाइप के कॉन्स्टेंट्स होंगे, वरना जनरल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। आपका जो सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट में प्रोवाइड किया गया है बच्चों के लिए, उसमें से आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। यूनिट 1 और 2 को मिलाकर, जिसमें कि आपके 3 चैप्टर्स हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। यूनिट 3 और 4 को मिलाकर 17 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यूनिट 5, 6 दोनों को मिलाकर 18 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें 3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। यूनिट 7, 8 इसमें 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से 12 मार्क्स। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका कंटेंट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आप इस चैप्टर पे पर्टिकुलर फोकस कर सकते हैं। इस यूनिट पे 12 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 7 मार्क्स का, ये भी एक इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारा कंटेंट इसमें पहले की तुलना में बहुत कम कंटेंट है, तो आप इन चैप्टर्स से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी चैप्टर्स से भी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए आज शुरू करते हैं हम सैम्पल पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया हुआ है, इफ अ चार्ज हॉलो स्फीयर इन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। एक स्फीयर बना हुआ है एल्यूमिनियम का हॉलो वाला और सॉलिड वाला बना हुआ है कॉपर से। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि चार्जेस विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Q1 इज इक्वल टू Q2 नहीं, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। चार्जेस फ्लो क्यों नहीं करेंगे? V1 इज इक्वल टू V2, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा।
देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होता। कब नहीं होता? जब दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम होती है। तो टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए। तो अगर मैंने मान लीजिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया प्लस और माइनस का, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल V1 और V2 सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू V2। अब कुछ कंडीशंस दिए हैं, बोथ स्पीयर में इक्वल चार्ज होगा, हॉलो स्पीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, एल्यूमिनियम स्पीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, या हॉलो स्पीयर भी अगर एल्यूमिनियम का होता तो उसमें ज़्यादा चार्ज होता। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमको दिया है कि दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम है। V के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 अपॉन C1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी Q2 अपॉन C2। अब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पीयर, एक स्पीयर के कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r। ये होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस के लिए, आइसोलेटेड स्पीयर के लिए, आइसोलेटेड स्पीयर की कैपेसिटी के लिए। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, दोनों का रेडियाई इक्वल है, दोनों का रेडियस R1 और R2 इक्वल है, इसलिए C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, इसलिए Q1 इज इक्वल टू Q2 हो गया। यहाँ पर C1 और C2 अगर बराबर हो गए, कट गए, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 हो गया। अगर दो अलग अलग मेटल के स्पीयर्स दिए हुए हैं और उनके रेडियस दिए हुए हैं, तो वो खोखले हों चाहे सॉलिड हो, दोनों केस में उनका कैपेसिटेंस सेम होगा और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्पीयर्स विल हैव इक्वल चार्ज, Q1 इज इक्वल टू Q2 वाई, बिकॉज V1 इज इक्वल टू V2 आपको गिवन है, एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r, दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए दोनों में समान मात्रा में चार्जेस होंगे। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A coil contains n turns of insulated copper wire of diameter d and resistivity rho, wound on a cylinder of diameter d। हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके ऊपर में हम लोगों ने एक वायर को इस तरीके से लपेट दिया है। ये जो वायर है इसका डायमीटर स्मॉल d दिया हुआ है और सिलेंडर जो है इसका डायमीटर कैपिटल D दिया हुआ है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो दी हुई है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कॉपर, टू एंड्स ऑफ द कॉइल ऑफ कॉपर वायर। ये एंड और यहाँ पर से जो आखिरी वाला वैल्यू होगा, दोनों एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। हमको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो रो तो हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ द वायर हमको मिल जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई इंटू डी बाई टू का स्क्वायर। डायमीटर ऑफ वायर स्मॉल डी दिया हुआ है। अब लेंथ ऑफ वायर कैसे निकलेगा, देखिए मैंने एक बार लपेटा वायर को, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है एक बार लपेटने पर कितना वायर यूज हुआ, एक बार लपेटने पर 2 पाई आर के बराबर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर के बराबर वायर यूज हुआ। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया ये 2 पाई आर की वैल्यू होती है डी बाय 2, तो ये हो गई पाई डी। एक टर्न में वायर का पाई डी लेंथ लग रहा है, तो वैसे एन टर्न्स है, सभी टर्न्स का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर L इज इक्वल टू एन इंटू पाई डी। क्यों, एक बार जो मैंने लूप लिया उसका टोटल लेंथ इतना है, ऐसे n लूप्स हैं हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में डालते हैं, सॉल्व करते हैं। रो L की वैल्यू है आपकी पाई एन डी, एन इज गिवन इन द क्वेश्चन क्या, डिवाइडेड बाय एरिया पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। यहां पर हम रेडियस ले रहे हैं सिलेंडर का, यहां पर हम रेडियस ले रहे हैं वायर का। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, ये हो जाएगा रो एन डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एन डी अपॉन डी स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला यूज किया,
रो हमको दिया हुआ था, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी दिया हुआ था, उससे रेडियस निकल गया, और टोटल लेंथ ऑफ द वायर एक लूप में सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर के बराबर, तो n टर्न्स है तो उसको हमने n मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेंथ ऑफ द वायर के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं आगे। इफ द फेसर डायग्राम फॉर अ डिवाइस कनेक्टेड टू एसी सप्लाई इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमको एक फेसर डायग्राम दिया हुआ है एसी सप्लाई के लिए। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर V और I के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो है π/2 का, तो ये या तो कैपेसिटर होगा या तो इंडक्टर होगा। क्या है? वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ये क्या है? कैपेसिटर है हमारा। अब इसमें हमको निकालना क्या था? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज इंक्रीज्ड, व्हेन न्यू इज इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इंपिडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीजेस। इंपिडेंस, इंपिडेंस नहीं, यहाँ पर रिएक्टेंस वर्ड यूज होना चाहिए। रिएक्टेंस फॉर कैपेसिटेंस के लिए 1/ωc फॉर्मूला होता है। हमको पता है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो ये हो गया 1/2 पाई न्यू इंटू सी। न्यू मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, तो इंपिडेंस डिक्रीज करेगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर रेडियो वेव्स एंड गामा वेव्स? द एनर्जी ऑफ गामा रेस इज लेसर देन ऑफ रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इज हायर देन दैट ऑफ गामा रेस। ये तो रॉन्ग है, फ्रीक्वेंसी छोटा होता है। रेडियो वेव्स एंड गामा वेव्स ऑफ सेम एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेसर देन दैट ऑफ गामा रेस। वाई? ई के लिए हमको फॉर्मूला पता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू फॉर रेडियो वेव्स इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेस। तो ई फॉर रेडियो वेव्स, एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स विल बी लेसर देन एनर्जी फॉर गामा रेस। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हमने क्या यूज किया? ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला यूज किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स गामा रेस से छोटा होता है, इसलिए उसके पास एनर्जी भी कम होगी। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अ ग्लास प्रिज्म हैज इंटरनल एंगल 45 45 90, तो ये क्या हो गया? 45 45 90 मतलब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये हम लोगों ने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ऑप्टिक्स में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको TIR भी कहा जाता है, एंड क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, उसी के एग्जांपल्स में हम लोगों ने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ा था, जिसमें पॉसिबल पाथ ऑफ द लाइट रे, ये वाला करेक्ट लग रहा है? ठीक है, लाइट रे यहां पर आया, यहां पर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा और यहाँ पर से फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा। तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का जो थर्ड कंडीशन हम लोगों ने देखा था, इन्वर्टिंग द इमेज, जो इमेज ऐसा होता है उस इमेज को उल्टा कर देने वाला, जो थर्ड केस था, उस केस का रे डायग्राम है, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा करेक्ट रे डायग्राम को। मूव करते हैं आगे। द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, सिंगल कलर मतलब सिंगल वेवलेंथ, इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जांपल है। ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन on a single slit and resulting diffraction pattern. Graph shows the variation of intensity with distance on the screen. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, स्लिट का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इससे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। स्लिट की विड्थ बढ़ने पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जिस वजह से आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो आपका सी वाला सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब दो वेव्स का एक दूसरे के साथ मिलना, कंबाइनिंग ऑफ टू वेव्स।
रिजल्टिंग इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरफियरेंस पैटर्न। जब दो वेव्स मिलते हैं तो तीन तरह के पैटर्न हम लोगों ने स्टडी किए हैं। स्टेशनरी वेव्स जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, बीट्स वो भी क्लास 11th में पढ़ा था, और तीसरे तरह का पैटर्न होता है इंटरफेरेंस। आगे के कॉन्सेप्ट्स में इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, वो वाला होता है इंटरफेरेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसिशंस करस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन को कौन कौन सा करस्पॉन्ड कर रहा है और मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होगा। तो एमिशन ऑफ रेडिएशन, जब रेडिएशन एमिट करता है तो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है। इसमें तो लोअर से हायर में जा रहा है, तो ये वाला कट गया थर्ड, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं तो एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन। बच गया ये तीनों में सबसे कम एनर्जी गैप किस में दिख रहा है आपको, फोर्थ में एनर्जी गैप सबसे कम दिख रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जहां पे ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, इसलिए वेवलेंथ ये वाले फोर्थ वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा होगा। कहाँ से आता है ये रिलेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ फ्रीक्वेंसी को हम कोरिलेट करते हैं वेवलेंथ से। डिस्टेंस इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम यूज कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए स्पीड में ले लेता हूँ v, डिस्टेंस में ले लेता हूँ कुछ भी s। अच्छा, इसके लिए हमको लेना पड़ेगा पूरा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन ले तो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई की होती है और टाइम टेकन को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका इससे आ जाता है 2 पाई न्यू। 1/t इज इक्वल टू न्यू होता है। मैं शायद दूसरे रिलेशन में चला गया, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दैट इज लैम्डा बाई टी। हाँ, ये रिलेशन होता है। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन की बात कर रही है, रेडिएशन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, सी अपॉन लैम्डा होता है। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, मतलब यही हो गया आपका एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर एनर्जी मिनिमम आपका फोर्थ वाले में है, इसलिए आपका मैक्सिमम वेवलेंथ फोर्थ वाले में होगा। इसमें आपका एनर्जी इतना है, इसमें आपका एनर्जी इतना है। बाकी तीनों को रिजेक्ट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उसमें लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप हो रहा है, तो वहाँ पर एमिशन ना होके एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम आंसर होना चाहिए जो क्वेश्चन दिया था, इसमें भी आपका फोर्थ मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मूव करते हैं आगे। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड on the velocity with which it is projected. Acceleration of the charge particle will depend on the magnitude of current passing through the coil. Acceleration of charge particle will depend on the radius of the coil. Charge particle will move with the constant velocity. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे acceleration की बात हो रही है, फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, QVB sin थीटा। यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ पर थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप अलोंग द एक्सिस होता है, तो थीटा 0 डिग्री होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। सो एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। सो चार्ज पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में बोल रहा है कि एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप के अलोंग मूव कर रहा है, बी का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन सेम हो गया क्योंकि v भी b के डायरेक्शन में ही है, इस वजह से थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, फोर्स विल बी 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी 0, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर अलाउड टू फॉल। 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, फॉल कर रहे हैं थ्रू अ वर्टिकल सोलिनॉइड
ऑफ 20 मीटर ऑफ कॉपर एंड अदर इन एयर। एक कॉपर के सोलिनॉइड में गिर रहा है और दूसरा हवा में गिर रहा है फ्रॉम द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों के लिए वर्टिकल डिस्टेंस इज सेम। टाइम टेकन बाय टू मैग्नेट्स टू फॉल विल बी सेम इन बोथ द केसेस। मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग इन द एयर, मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलिनॉइड। इनफाइनाइट तो नहीं होगा, सेम भी नहीं होगा, सोलिनॉइड। सॉरी। अगर ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, मतलब इस केस में सोलिनॉइड में जब फॉल कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है। जब कोई मेटल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है जिसको कहा जाता है एडी करंट्स। एडी करंट्स एक टाइप का इंड्यूस करंट होता है। इंड्यूस करंट कहां से आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल। ये जो मेटल है, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट जब फॉल करेगा तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है, कॉपर वायर में फ्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेट जैसे जैसे मूव करेगा कॉपर वायर जो सोलिनॉइड के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सेक्शन की चेंज होती जाएगी। वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल, इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। तो कॉइल में क्या होगा? इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगा जैसे जैसे मैग्नेट गिरता रहेगा। मैग्नेट जब गिरता रहेगा और इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा ऐसा होता है कि वो जिस रीजन की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है। यहां पर सोलिनॉइड में मैग्नेट के गिरने की वजह से, नीचे की तरफ गिरने की वजह से सोलिनॉइड में इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके नीचे गिरने को अपोज करेगा। नीचे गिरने को अपोज करेगा मतलब स्पीड को स्लो करेगा। तो ये जो सोलिनॉइड वाला रहेगा, सोलिनॉइड में जब मैग्नेट डालेंगे तो वो स्लोली गिरेगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सोलिनॉइड है, ये कॉपर वायर इसके साथ पूरा बंधा हुआ है। जब यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है तो इस कॉइल के साथ में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, लेकिन जब मैग्नेट को यहाँ पर लाए तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ गया कॉइल्स के साथ में। जैसे जैसे ये मैग्नेट मूव करता जाएगा आगे की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे इस वायर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इस वायर में करंट फ्लो करेगा। इस वायर में करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा सोलिनॉइड के आसपास, जो कि जिस रीजन की वजह से, मैग्नेट के फॉल करने की वजह से जो जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो अगर मोशन को अपोज करेगा तो मैग्नेट जो सोलिनॉइड में है उसको ज़्यादा समय लगेगा गिरने में एज कंपेयर टू सेकेंड वन। द EMF जनरेटेड बाय AC जनरेटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारा पढ़ा हुआ इक्वेशन है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या ऑल्टरनेटिंग EMF के इक्वेशन को। ठीक है। व्हाट विल बी द EMF इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पर ओमेगा को कहा जाता है। अगर ओमेगा को मैं 2 ओमेगा कर दूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V? V के लिए क्या होगा फॉर्मूला? तो V के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी। NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है कि NBA कॉस ओमेगा टी होता है? NBA कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, लेंजेस लॉ। फाई इज इक्वल टू NBA कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हमको पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंड्यूस्ड EMF के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF के लिए होता है फॉर्मूला डी फाई अपॉन डी टी विद अ नेगेटिव साइन, और फाई होता है आपका NBA डी बाई डी टी ऑफ NBA। नाउ मैग्नेटिक फील्ड N और A तो कांस्टेंट हो गया,
बी के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एसी जनरेटर। फाई के लिए फॉर्मूला होता है बी क्रॉस ए, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर से आपका कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो बाहर आ जाएंगी। अब गिवन है हमको कि हमको ओमेगा की जगह डालना है, क्या डालना है, 2 ओमेगा डालना है। v इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस के साथ एन बी ए कॉस 2 ओमेगा टी। तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एन बी ए, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 2 ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट और कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। इस क्वेश्चन को मैं पूरा फिर से एक बार सॉल्व करता हूँ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। फाई के लिए फॉर्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एन लगा देते हैं अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ये हो गया एन बी ए कॉस थीटा, थीटा होता है ओमेगा टी। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस डी बाई डी टी ऑफ, ओमेगा की जगह हमको डालना है एन बी ए तो अपनी जगह पर है, कॉस ओमेगा की जगह 2 ओमेगा टी डालना है। तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी। माइनस साइन को मैं फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में हम एक बार पुट कर देंगे। एन बी ए अपनी जगह पर, कॉस ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी, एक माइनस पहले से था जो वो एडजस्ट हो जाएगा, ओमेगा की जगह यहाँ 2 ओमेगा है, और एक बार और चेन रूल लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 ओमेगा आएगा, यहाँ पर आएगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी, जिससे कि आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया फाइनली तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 2 एन बी ए ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो पुराने वाले केस में ये था मेरा वी नॉट, तो 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला जो सी वाला है ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 टाइम्स 2 वी नॉट साइन 2 ओमेगा टी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ 2 न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 8 and 27 is, मास नंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर नॉट मास नंबर। सो यहाँ पर होगा 1:1। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर को कहीं कहीं पर एटॉमिक मास भी कहा जाता है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन वी विल मूव द मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम P to Q, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैग्नेटिक कंपास को हम P से Q तक लेके जा रहे हैं। P हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है और Q जो है हमारा, सॉरी, P हमारा एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन। Deflection in the magnetic needle at P and Q will not be in the same direction. The deflection in the magnetic needle at P and Q will be in the opposite direction. Equatorial position और axial position पर magnetic field का direction just opposite होता है। The deflection in the perpendicular to each other, नहीं, opposite directions होगा। ठीक है, इसमें होगा आपका डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन इस तरफ और इसमें होता है इस तरफ। ये डेरिवेशन हम लोगों ने चैप्टर 1 का, सॉरी, चैप्टर 1 में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल जब देखा था, उसमें आपको ये डेरिवेशन में ये वाले कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असोसिएशन रीजन क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आई होप कि आपको एमसीक्यूज बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। सारे कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से क्या कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, ये सब कौन से चैप्टर के क्वेश्चन से वो क्लियर हुए होंगे। तो हमारे मोटिवेशन को इसी तरीके से बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट को शेयर करिए, वॉच करिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि हमारे कंटेंट को देखें और जो भी उनके डाउट्स हों वो हमको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें,
और हम सारे डाउट्स को बहुत आसानी से क्लियर करने की, एकदम लेमन लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मूव करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला असर्शन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम का नेगेटिव होता है, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप 11th के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था। वहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, जो कि इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये भी करेक्ट है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों होगा। 14th, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता है फॉर्मूला? क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू कोसेक, सॉरी म्यू इज इक्वल टू कोसेक ऑफ आईसी। क्रिटिकल एंगल कोसेक ऑफ आईसी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, लेकिन इनवर्स रिलेशन होता है, जिसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसके लिए वेवलेंथ कम है उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर। वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है, इसलिए इसका बेंडिंग मैक्सिमम होगा, इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम होगा। क्यों होगा? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन आई सी। अगर आई सी बढ़ेगा तो साइन आई सी बढ़ेगा, और साइन आई सी बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, म्यू घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर कलर्स। नो, मैक्सिमम वेवलेंथ आर का मैक्सिमम होता है, तो ब्लू का मैक्सिमम नहीं है। ब्लू के ऊपर और भी होते हैं, विबग्योर से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सेकंड वाले के लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। 2 लाइट सोर्सेस सेम वेवलेंथ का एमिट करेंगे तो कोहेरेंट कहलाते हैं, करेक्ट है, सॉरी सेम वेवलेंथ के साथ में कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो भी फेज डिफरेंस होगा स्टार्ट में वो आखिरी तक कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फाई। तो ये फॉल्स हो गया। द 2 लाइट सोर्सेस एमिटिंग वेव्स हैविंग 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड एज, ये भी अधूरा स्टेटमेंट है, दोनों को मिलाकर ये करेक्ट होता, तो दोनों गलत है। तो इसमें आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जिसमें दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, दोनों गलत है। दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला दिया जाए तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। सिमिलर वेवलेंथ भी होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। बोल सकते हैं कोलिनियर होना चाहिए, 3 पॉइंट चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। वन ऑफ दीज चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन अदर टू। बिल्कुल, अगर तीनों के तीनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे तो रिपल्शन की वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। एक कम से कम उसमें से नेगेटिव होना चाहिए, या 2 नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा इसके लिए बी, ठीक है। दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि एक चार्ज को नेगेटिव क्यों होना चाहिए, ठीक, सॉरी तीनों चार्जेस को कोलिनियर क्यों होना चाहिए। यहाँ पर से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, और आपको और भी दूसरे टॉपिक से अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी तक आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट ईयर भी जो आपके जूनियर्स होंगे उनके साथ रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें हमारे चैनल को देखने के लिए और अपने डाउट्स को शेयर करने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही सेट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू ऑल।